Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. So top 500 questions की जो हम सीरीज चला रहे हैं for all the important upcoming exams, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे some questions regarding the crop production. ठीक है, सो ये आपके जो भी IBPS का एग्ज़ाम आने वाला है, आपका सेंट्रल CWC का है, NSC का है, इफ़को का है, सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन शुगर केन. शुगर केन में आपने देखा होगा कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वी यूज़ है ना, इसमें सीड्स हम यूज़ नहीं करते हैं, तो सेट्स यूज़ किए जाते हैं. अभी जो सेट्स यूज़ किए जाते हैं ये टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है शुगर केन का, वहाँ से लिए जाते हैं. वाई? What is the reason for that? Bud tissues जो present होते हैं in the topmost portion are rich in. So these are rich in glucose. और glucose क्या होता है? Simpler form होता है. आपने देखा होगा कि यह एक monosaccharide है which can be utilized by the ग्रोइंग जो बर्ड्स होती हैं, जो अभी जो जिनको ग्रो करके एक नया प्लांट बनाना है, वो बर्ड्स बहुत इजीली इस रिजर्व फूड को यूटिलाइज करके नया प्लांट बना सकती हैं. ठीक है, वेयरएज जो हमारा लोअर पोर्शन होता है शुगर केन का, वो सुक्रोज में रिच होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द टियोसिंटी. टियोसिंटी इज क्लोजली रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. टियोसिंटी किस क्रॉप से क्लोजली रिलेटेड है? तो ये है मेज से रिलेटेड. मेज का आप बोल सकते हो एंसेस्टर है ये. जो टियोसिंटी है उसी से बाद में डेवलप हुआ हमारा जो डोमेस्टिकेटेड मेज है. आप यहाँ पर देख सकते हो इसका प्लांट ऐसा हुआ करता था. ये एक वाइल्ड फॉर्म है, वाइल्ड फॉर्म से हमने एक डोमेस्टिकेटेड फॉर्म डेवलप की है. और इसके जो सीड्स थे वो सीड्स एनक्लोज्ड रहते थे, इस ट्राइंगुलर सीड कोट के अंदर सीड्स एनक्लोज्ड रहते थे. बाद में ये डेवलप किया गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द रेड कलर ऑफ रूट नोड्यूल्स इन पल्स क्रॉप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. सो जो जितनी भी हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये रूट नोड्यूल्स को जब आप कट करोगे, जब इसका डायसेक्शन करोगे, तो आपको इसके अंदर एक पिंकिश कलर नजर आएगा. अब वो पिंकिश कलर किस वजह से होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है? दैट इज द लेग हीमोग्लोबिन. और ये जो लेग हीमोग्लोबिन ही है, ये प्रोटेक्ट करता है द नाइट्रोजनेज एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए. उस नाइट्रोजनेज एंजाइम को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी ऑक्सीजन. ठीक है, इसलिए लेग हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट देयर. नेक्स्ट हमारा जो पिगमेंट है दैट इज एंथोसाइनिन. ये एंथोसाइनिन जो है ये पर्पलिश कलर देता है. ये डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जितने भी प्लांट्स हैं उनमें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द प्लॉइंग इन स्टैंडिंग मेज क्रॉप एट 20 to 25 days after sowing is called as. तो देखिए, जो मेज़ की स्टैंडिंग क्रॉप होती है उनमें उसमें क्या करते हैं, बीच में हल चलाते हैं, प्लाइंग करते हैं. क्यों किया जाता है ये? ताकि जो भी वीड्स अगर कहीं पर आ गई हैं, उन वीड्स को हटाने के लिए, इसके साथ ही इसमें जो मिट्टी है ऊपर चढ़ाने के लिए, अर्थिंग अप करने के लिए भी ये किया जाता है. तो क्या कहते हैं इस ऑपरेशन को? दिस ऑपरेशन इज नोन एज दी हैलोडिंग. ठीक है, ब्यूशनिंग क्या होता है? ब्यूशनिंग सिमिलर प्रोसेस होती है, लेकिन वो राइस में की जाती है. जब स्टैंडिंग क्रॉप होती है राइस की और जो फील्ड है वहाँ पर स्टैंडिंग वाटर प्रेजेंट होता है, उसमें जब प्लॉइंग करते हैं तो दैट इज नोन एज दी ब्यूशनिंग. पैरायूटेरा जो है ये रिले क्रॉपिंग को कहते हैं, इसका ही अल्टरनेट नेम है ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. विच कॉटन स्पीशीज इज कॉमनली कॉल्ड एज द सी आइलैंड कॉटन. सी आइलैंड कॉटन या फिर आप इसको इजिप्शियन कॉटन भी कह सकते हो. ठीक है, और क्या होता है इसमें? लॉन्गेस्ट स्टेपल. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉटन का जो सीड होता है, सीड के बाहर स्टेपल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स, और इसके साथ ही फज प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स. ठीक है, तो ये जो फज होते हैं वो इकोनॉमिकल नहीं होते, वेयरएज द स्टेपल जितना लंबा, जितना ज़्यादा लेंथ होगी स्टेपल की, उतना फाइन इससे फैब्रिक बनेगा. तो ये किसको कहते हैं सी आइलैंड कॉटन? दैट इज द गॉसिपियम बार्बाडेंस. अब जो गॉसिपियम आर्बोरियम है, हिरसुटम है और हर्बेशियम है, इनके भी कुछ कॉमन नेम्स हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डोरमेंसी इन पोटैटो। सो पोटैटो का जो सीड है उसमें कभी कभी डोरमेंसी आ जाती है, और इस डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, ताकि क्या है, अगर हम उसको जर्मिनेशन के लिए डालें, अगर हम उससे नया प्लांट बना रहे हैं तो वो डोरमेंसी ब्रेक होनी चाहिए ना पहले। वाइबल तो होता है सीड, लेकिन वाइबल मतलब इसमें ट्यूबर यूज़ किया जाता है ना, सीड इज़ नॉट लाइक डायरेक्टली यूज्ड फॉर सोइंग पर्पस, क्योंकि सीड बहुत उसका छोटा होता है, ठीक है। तो ट्यूबर से क्योंकि जल्दी इसका प्रोपगेशन हो जाता है, इसलिए हम ट्यूबर यूज़ करते हैं। तो ट्यूबर का जो डोमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ GA3 भी यूज़ करते हैं, थायोग्यूरिया भी, और थाइल ब्रोमाइड भी। सो ऑल ऑफ देम आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द टॉपिंग एंड डी सकरिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। सो टॉपिंग क्या होता है, जो ऊपर एपिकल पोर्शन में जो भी बर्ड्स या फिर आप बोल सकते हो लीव्स होती हैं उनको ब्रेक कर देना, उनका रिमूवल इज कॉल्ड एज दी टॉपिंग। और डी सकरिंग जो भी सकर्स बन जाते हैं उनको रिमूव करना, और जो लेटरल ब्रांचेस हो जाती हैं उनको रिमूव करना। तो ये किस में किया जाता है, दिस इज डन इन टोबैको। क्यों ये किया जाता है, क्योंकि टोबैको में जो भी हमारा इकोनॉमिकल पार्ट है दैट इज़ द लीव्स, ठीक है। लीव्स में ही निकोटीन प्रेजेंट होता है और वही हम यूटिलाइज करते हैं। सो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हो लेटरल ब्रांच जो नई लीव्स हैं उनका, तो इसीलिए डी सकरिंग और टॉपिंग की जाती है, ताकि सारी एनर्जी जो है वो लीव्स में जाए उनका प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज रेशियो फॉर सीरियल क्रॉप्स। सो सीरियल क्रॉप्स में क्या यूज़ किया जाता है, देखिए सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं उसमें 4:2:1 के रेशियो में, दैट इज NPK यूज़ किया जाता है, ठीक है। सीरियल्स में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए नाइट्रोजन का रेशियो ज़्यादा होता है, फिर आता है हमारा फॉस्फोरस और फिर आता है पोटेशियम, ठीक है। वेरेज जो हमारी पल्स क्रॉप्स होती हैं, पल्स क्रॉप्स में आपको पता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती है इसलिए उसमें नाइट्रोजन हमें इतना नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ इनिशियल हमें डोज डालनी पड़ती है जब तक ये नोड्यूल्स पूरे डेवलप नहीं हो जाते, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या है 1:2:1 या फिर 1:3:1 का रेशियो में NPK डाला जाता है। बाकी हमारा ऑयल सीड क्रॉप्स है इसमें 3:2:1 की रेशियो में डालते हैं, वेरेज जो फॉडर क्रॉप्स हैं इनमें पोटेशियम ज़्यादा चाहिए होता है, तो 2:1:4 की रेशियो में डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, द टर्म एरोइंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। सो एरोइंग क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो प्लांट है इसमें ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस बन रखा है, ठीक है, उसको ही एरोइंग कहते हैं। एरो की तरह दिख रहा है ना, कि एरो भी ऐसा ही होता है पीछे से इस शेप में, है ना, आगे से ऐसा होता है लेकिन पीछे से ऐसा होता है ना, तो उसी शेप में है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एरोइंग। और ये किस में होती है, ये शुगर केन में होती है, ठीक है। बहुत रेयरली देखने को मिलती है क्योंकि शुगर केन में फ्लावरिंग या इन्फ्लोरेसेंस आने से पहले ही हम उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। जब वंस दिस एरोइंग स्टार्ट्स, वंस दिस रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स, तो इसका जो सुक्रोज का लेवल है वो कम होने लगता है, इसीलिए हम प्रेफर नहीं करते, और इसमें हमें सीड की ज़रूरत भी नहीं होती है, इसीलिए ये जो इन्फ्लोरेसेंस है आपने रेयरली देखा होगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द टर्म क्रॉप लॉगिंग रेफर्स टू। सो कुछ दिन पहले ही व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन माय क्लास, तो क्रॉप लॉगिंग पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। लॉजिंग तो सबको पता है, लॉगिंग आई डोंट नो वाई कि आप लोगों को इतना नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था। सो क्रॉप लॉगिंग क्या होता है, लॉजिंग क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म, बहुत तेज़ स्टॉर्म आता है या फिर बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो उसकी वजह से जो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप है वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। दिस कैन बी इन द वेराइटीज़ जो बहुत टॉल वेराइटीज़ होती हैं या फिर जो क्रॉप्स बहुत टॉल होती हैं, उनमें ये लॉजिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वेयरएज क्रॉप लॉगिंग क्या होता है, क्रॉप लॉगिंग होता है प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। सो इसमें बेसिकली जो प्लांट होता है उसके अलग अलग स्टेजेस में, उसमें से हम एसेस करते हैं उसके पार्ट्स, हम एसेस करते हैं लेबोरेटरीज में कि कितना इसमें न्यूट्रिएंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही न्यूट्रिएंट
की आगे फुलफिलिंग की जाती है. सो बेसिकली टू असेस द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द प्लांट, ठीक, क्रॉप लॉगिंग की जाती है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IBPS AFO के. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें यह पूछा गया था जर्मिनेशन के लिए, व्हीट के जर्मिनेशन के लिए अराउंड 20 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. किस टाइम पे इसकी सोइंग की जाती है? अराउंड अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है उस टाइम पे ही ये वाला सूटेबल जो टेम्परेचर है ये आता है और उसी टाइम पे इसका जर्मिनेशन किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सूटेबल सॉइल फॉर टी कल्टीवेशन. सो टी जो है एक कैल्सीफ्यूज क्रॉप है. ठीक है, कैल्सीफ्यूज क्रॉप है. दैट मीन्स कि इसको जो एल्कलाइन कंडीशंस हैं उसमें ये सरवाइव नहीं कर पाती, वो बहुत ज़्यादा लविंग नहीं है टुवर्ड्स दी एल्कलाइन कंडीशंस. तो किसके लिए ये लविंग होगा? टुवर्ड्स एसिडिक कंडीशंस. इसलिए जो टी है वो जनरली एसिडिक सॉइल में, और एसिडिक में भी क्या अराउंड 4.5 to 5.5 pH इसको रिक्वायर्ड होता है फॉर दी कल्टिवेशन पर्पज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द सोयाबीन इज नॉट कंज्यूम्ड एज दाल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. सो सोयाबीन in spite of having 40% प्रोटीन, 40% इसमें प्रोटीन होता है, 20% ऑयल सीड होता है, तभी भी हम क्या करते हैं, इसको किस में कंसिडर करते हैं? ऑयल सीड क्रॉप्स में इसे कंसिडर किया जाता है, नॉट एज अ पल्स क्रॉप. वाई? क्योंकि इसमें होता है लिपोक्सिडेज एंजाइम, और ड्यू टू दिस एंजाइम इसमें एक बीनी फ्लेवर आता है. ठीक है, बीनी फ्लेवर आता है जिसकी वजह से इसको कंज्यूम इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता है एज अ पल्स क्रॉप. बट इसको प्रोसेसिंग करके क्या है, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है. सोया मिल्क बनाया जाता है, सोया आपने वैसे भी खाया होगा, सोया चंक्स प्रेजेंट बनाए जाते हैं, उसको खाया जाता है क्योंकि प्रोटीन इसमें हायर कंटेंट होता है इसमें प्रोटीन का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, द प्रैक्टिस ऑफ स्किफिंग इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन. सो स्किफिंग क्या होता है? स्किफिंग इज अ फॉर्म ऑफ लाइट प्रूनिंग. प्रूनिंग में क्या करते हैं? प्रूनिंग में हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू कट डाउन द डिजीज्ड पार्ट्स होते हैं जो, या फिर कोई ऐसे पार्ट जो अनप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को कट कर दिया जाता है. तो फिर क्या होता है, अगर एक बार इनको जब प्रूनिंग कर दी जाती है तो उसके बाद नए स्प्राउट्स निकलते हैं जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. तो लाइट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग, हल्की सी अगर प्रूनिंग करें, वैसे हैवी प्रूनिंग भी होती है. हैवी प्रूनिंग में क्या, सारे जो ब्रांचेस हैं उनको कट कर दिया जाता है, सिर्फ एक ट्रंक बीच में बचाया जाता है, दैट इज़ हैवी प्रूनिंग. लाइट प्रूनिंग में हल्के हल्के से ब्रांचेस जो है इनको कट कर दिया जाता है और लीव्स को कट किया जाता है. तो स्किफिंग जो प्रोसेस है वो किस में की जाती है? दिस इज प्रैक्टिस्ड इन टी में. ठीक है, next question, that is question number 15, growing of coconut, black pepper and ginger simultaneously on the same field is called as. so coconut को अगर हम ग्रो करें, फिर उसके साथ black pepper भी ग्रो करें और ginger को भी ग्रो करें, तो आप इसमें देख रहे हो कि कोकोनट क्या होता है, हमारा बड़ा सा ट्री होता है एक. ठीक है, नॉट सो गुड एट ड्राइंग, आप यहाँ पर समझ सकते हो, बड़ा सा ट्री होता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्लैक पेपर का एक पौधा होता है, और जिंजर का क्या होता है, और छोटा पौधा होता है. तो जब अलग अलग हाइट के हम प्लांट एक साथ ग्रो करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग. ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग के ही अंदर आता है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड एज, स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो दैट इज़ अ मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग. ठीक है, सो दीज वर दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, एंड इफ़ यू आर लाइक फोकसिंग ऑन एनी वन पर्टिकुलर एग्ज़ाम, तो आप iExamB की साइट पे जाके फ्री में मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं. मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है. यहाँ पर आप IBPS का पेपर देख सकते हो, IBPS का अवेलेबल है. ठीक है, जो NSC का एग्ज़ाम आ रहा है उसका भी अवेलेबल है, इफ़को के एग्ज़ाम का भी PYP और MTs अवेलेबल है. तो आप जाके वहाँ पर ज़रूर अवेल कीजिए. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.